ओके, वेलकम बैक। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है। हमने लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं। तो उसका जो फर्दर टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं दे आर ऑफ वाइड रेंज। मींस हम बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का बहुत वाइड रेंज होता है, लेकिन हमने क्या किया, उसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस को एज पर देयर प्रॉपर्टीज, कि वो अगर वो एक जैसी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेंज ऑफ वेवलेंथ को पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको फिर हमने नाम दिया उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कि मतलब ऑर्डरली मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम वेवलेंथ को अरेंज कर दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अरेंज कर दें एज पर देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, तो वो जो एक पर्टिकुलर हमारे पास एक पैटर्न बनेगा वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि बताया कि उसकी वाइड रेंज है, तो जो वेवलेंथ रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम 10 raised to power 14 -14 मीटर टू 6 into 10 raised to power 2 मीटर। मींस बहुत छोटी वेवलेंथ से लेकर बहुत बड़ी वेवलेंथ तक की जो वेव्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन कि अगर हम ऑर्डरली इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे वेवलेंथ ले लो चाहे फ्रीक्वेंसी रेंज ले लो, तो जब हम उनको अरेंज कर देते हैं वेव्स को, तो हमारे पास जो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोलने का मतलब डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है किस किस से मिलकर बना है, वेरियस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो वेरियस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखो कलर के भी क्या होता है, आपका देखा होगा रेनबो, कितने कलर्स होते हैं टोटल? 7। तो 7 कलर्स जैसे रेनबो में होते हैं तो उसको हम कलर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन 7 हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद विजिबल लाइट वेव्स या रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज या वेव्स, एक्स-रेज एंड गामा रेज। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स-रेज एंड गामा रेज। तो ये हैं डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हैं। ओके, तो आपने सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, और बेस्ट वे है कि आप इसको एक सीक्वेंस में ही याद रखें। और सीक्वेंस में याद रखने का सबसे सिंपल वे होता है कि फर्स्ट लेटर्स को आप लिख लें। आप क्या करें, हर उसका फर्स्ट लेटर लिख लें। जैसे आपको रेडियो वेव्स का आर लिख लिया, माइक्रोवेव का एम लिख लिया, इंफ्रारेड वेव्स का आई लिख लिया, विजिबल का वी लिख लिया, अल्ट्रा का यू लिख लिया, और एक्स रेज का एक्स लिख लिया, और गामा रेज का गामा। तो आप इस वे में भी याद रख सकते हैं, आर एम आई वी यू एक्स गामा। मतलब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, आपने याद रखना है तो इसका कुछ भी बना सकते हैं आप। एक आर से आप किसको डिनोट करना चाहते हैं, एम से किसको डिनोट करना चाहते हैं, आई से किसको डिनोट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसको याद रखना चाहें तो आप ऐसे याद रखें, आर एम आई वी यू एक्स गामा, आर एम आई वी यू एक्स गामा। फिर आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले कौन सा पैटर्न आएगा। बाद में हम देखेंगे कि हमने इसकी वेवलेंथ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस वे में आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप पूरा वर्ड ना याद रखें, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें कुछ भी रिदमिक वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके कंफर्टेबल हो। लेकिन आपने फर्स्ट लेटर को जरूर याद रखना है, आर एम आई वी यू एक्स गामा, आर एम आई वी यू एक्स गामा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है रेडियो वेव्स। जो फर्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं,
और उसका यूज क्या है। बेसिकली आपके पेपर में जब आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे अपना, किसी भी बोर्ड का हो चाहे, तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर आता है समटाइम कि गिव फ्यू यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे रिलेटेड टू रेडियो वेव्स। तो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है यहां पे, ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा टू मेमोराइज कि आपने उसको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम रेडियो वेव्स की बात करें तो जो रेडियो वेव्स है वो हाईएस्ट वेवलेंथ है। तो अगर कोई आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ ही ले कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैव हाईएस्ट वेवलेंथ, तो आप बोलेंगे रेडियो वेव्स। और स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, उल्टा, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। और आपको रेंज जरूर याद कर लेनी है कि जो हाईएस्ट वेवलेंथ है मींस जो रेडियो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ होती है दैट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 5 इंटू 10⁵ टू 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज तक उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एक आपने याद रखना है इसका वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ है ग्रेटर देन 0.1 मीटर, और एक आपने उसका फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखना है 3 इंटू 10⁵ टू 3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज तक। ओके, फिर अब हम इसका यूज देखते हैं। तो जो रेडियो वेव्स हैं उसका वन एंड वेरी बेस्ट यूज जो है या मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब जब आप जब वैसे तो अगर आप बोले कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है, तो हमारा कम्युनिकेशन वैसे तो हम उससे भी करते हैं, क्या बोलते हैं, जो वायर्स होती हैं। लेकिन यहां पे जो अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो हमारा जो वेव कम्युनिकेशन है दैट इज हेल्पफुल इन वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप का होता है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि रेडियो वेव जो होती हैं दे हेल्प इन ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। मींस ग्राउंड टू ग्राउंड अगर हमने सिग्नल को ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स तो वो भी हम कर सकते हैं। और ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए जो रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है दैट इज 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज। तो ये जो रेंज है, कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि रेडियो वेव्स का कौन सा पोर्शन जो है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज किया जाता है, तो आप बोलेंगे ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, या इसको एएम बैंड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड। 2 प्रकार या 3 प्रकार के बैंड्स होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं, फेज मॉड्यूलेटेड भी होते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपकी कम्युनिकेशन पहले जब होती थी वो एएम बैंड के ऊपर होती थी, और उसमें आपको इस फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज काउंट की जाती है। और ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, एंड दिस इज नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज नहीं होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर इसी वायरलेस कम्युनिकेशन में जो रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं वो की जाती है स्काई वेव प्रोपेगेशन। स्काई मींस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्काई, आइनोस्फीयर से ये बेसिकली रिफ्लेक्ट होके आती हैं। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 1710 किलो हर्ट्ज टू 50 मेगा हर्ट्ज। मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाता है और इसका डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मींस एनर्जी का बढ़ना, तो अगर ज्यादा एनर्जी का आप सिग्नल भेजोगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। तो ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करती है और स्काई वेव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करती है। इसको शॉर्ट वेव एएम बोलते हैं। ये भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है लेकिन शॉर्ट वेव। इसके बाद ये टेलीविजन वेव्स, मतलब टेलीविजन सिग्नल अगर आपने ट्रांसमिट करना है उसमें भी रेडियो वेव्स यूज की जाती है, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी की होती है। तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कोई आ ही जाए ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि टेलीविजन वेव जो होती है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक होता है, तो आपने याद रखना है इस वे में, वहां मेगा वर्ड जुड़ जाएगा, ठीक है, मतलब 10⁶ वाला वर्ड आ जाएगा साथ के साथ। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का होता है। इसी प्रकार एफएम रेडियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा आजकल एफएम सिग्नल्स इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो एफएम रेडियो जो है उसमें भी हमारा जो है रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं, और ये होता है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज तक। तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट जो रेडियो चैनल्स हैं वो अपने अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर बजते हैं,
ठीक है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी का मतलब यूज कौन सी फ्रीक्वेंसी का कर रहे हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में, तो वो आपका जो है रेडियो वेव्स। यहां से ये जरूर याद रखना कि रेडियो वेव जो होती है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कैच टू मेमोरी कर लेना। ओके, टेलीविजन वेव्स एंड रेडियो वेव्स, जो एफएम, क्योंकि अभी तक तो एएम की बात कर रहे थे कि एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है, ठीक है। और सेलुलर फोन, मतलब ये जो आप कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल सिग्नल्स, मोबाइल का यूज करते हैं, तो ये भी आपका रेडियो वेव्स की हेल्प से होता है। और ये थोड़ी और फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक हमने इसमें जो है वो ये बैंड यूज किया जाता है। कौन सा? रेडियो बैंड। तो ये आप थोड़ा थोड़ा फ्लो चार्ट में समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या याद रखना है, यूजेस भी पता चल गए और साथ में आपको पता भी चल गया कि वायरलेस कम्युनिकेशन में कौन कौन सी जो मतलब बैंड्स हैं वो हम यूज करते हैं और उन बैंड्स का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। ओके, इसको अल्ट्रा यूएचएफ बोलते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो पोर्शन है या जो बैंड है वो कौन सा है, तो आपने याद रखना है सेलुलर फोन कम्युनिकेशन, इसको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ये है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, और किसका? रेडियो वेव्स का। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, दैट इज माइक्रोवेव्स। जो इसका सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, दैट इज माइक्रोवेव्स। तो आप इसका याद रखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 इंटू 10⁹9 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। जो माइक्रोवेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सेकंड पार्ट है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। अब इसका यूजेस, तो माइक्रोवेव का जो माइक्रोवेव्स है उसका यूज क्या होता है? रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। जो हमारा एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनका नेविगेशन किया जाता है। नेविगेशन मींस, बोलने का मतलब है कि उनके पाथ को ट्रैक करना हो रडार सिस्टम की हेल्प से। तो वहां पे जो रडार सिस्टम कौन सी वेव्स को सेंड करता है टू नेविगेट द पाथ ऑफ द एयरक्राफ्ट, दैट इज माइक्रोवेव्स। सेकंड, आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा नाम है माइक्रोवेव अवन। तो ये हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। जो माइक्रोवेव्स हैं वो जो आपके फूड स्टफ होता है उसके अंदर जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेट करके जो है वो हीटिंग इफेक्ट पैदा किया करते हैं। तो जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें जो वेव्स यूज की जाती है दैट इज माइक्रोवेव्स। सेकंड है, जो अगर आपने देखा होगा कि आपके जब आप क्रिकेट मैच या कोई टेनिस का मैच आप उस पे टीवी पे देखते हैं, तो जो आपकी बॉल वो मूव करती है बिटवीन द प्लेयर्स, आप उसकी स्पीड को भी मेजर करके वहां देखते होंगे कि इतनी स्पीड से बॉल को थ्रो किया गया प्लेयर द्वारा। तो वो कैसे नेविगेट की जाती है, जो उसकी स्पीड होती है, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ एक सिस्टम होता है, रडार सिस्टम, जो वहां पे सेट किया होता है इन द फील्ड। और वो क्या करता है, जो क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, या इवन के ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स हैं उनके मोशन को भी, वो स्पीड को भी मेजर करने में हेल्प करता है। कौन सा? माइक्रोवेव्स। मतलब ये बेसिकली रडार सिस्टम सेंड करता है माइक्रोवेव्स, फिर वो जितनी स्पीड से वापस टकरा के आती है, फिर वो उस सिस्टम में उसको कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, हमने स्पीड की नेविगेशन कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट की नेविगेशन कर सकते हैं, और इवन के हम हीटिंग इफेक्ट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव्स, हमारा जो फूड स्टफ है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बेसिकली जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और साथ में उस वाइब्रेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो फूड को क्या कर देती है, हीट अप कर देती है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज सेकेंड पार्ट, माइक्रोवेव्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, दैट इज इंफ्रारेड रेज। अब सबसे पहले तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो रेंज होती है 3 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज।
और ये जो जो आपकी इंफ्रारेड रेज है ये डिस्कवर की गई थी बाय द साइंटिस्ट नेम हर्शल। तो आप साइंटिस्ट का नाम भी याद रख सकते हैं, कई बार पूछा जा सकता है कि इंफ्रारेड रेज किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या था। और एक इसमें आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि ये ह्यूमन आईज को डिटेक्ट नहीं कर सकती है इंफ्रारेड रेज को, लेकिन स्नेक्स की जो आईज हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेती है। जो स्नेक्स हैं वो इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय देयर आईज, लेकिन ह्यूमन आईज को डिटेक्ट नहीं कर सकती है। अब इसके हम यूजेस की बात करें तो सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशिएंट वॉल्स, जो आपकी इंफ्रारेड रेज हैं, जो हमारे एंशिएंट वॉल्स हैं, हमारे जो पुरातत्व अवशेष होते हैं उनके ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी सीक्रेट राइटिंग को रीड करने में हेल्प करती है। सेकेंड, ये हीट वेव्स हैं, जो हम आपकी इंफ्रारेड रेज हैं, इनको भी हम हीट वेव्स ही काउंट करते हैं। अब ये फिजिकल थेरेपी, मतलब आपने फिजिकली अगर जैसे आपके मसल्स वगैरह का कोई फिजिकल ट्रीटमेंट करना हो, थेरेपी देनी हो, उनको मतलब कोई डायग्नोज हो गई है प्रॉब्लम, तो फिजिकल थेरेपीज में भी इंफ्रारेड रेज हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, आपने ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं वो आपको सूखी फॉर्म में मिलते हैं। तो जो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को अगर आपने बनाना है, फ्रूट्स को उसको हाइड्रेट करना है, मतलब उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को उसमें से खत्म करना है, तब भी हम जो यूज करते हैं वो करते हैं इंफ्रारेड रेज। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको पता है बड़ा कॉमन सा एक फिनोमिनन होता है कि हमारा अपने मतलब अगर हमने एक सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो हम उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैस यूज की जा सकती है दैट इज इंफ्रारेड रेज। और इसकी फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग स्मोक, मतलब अगर आपका धुंधला पोर्शन है, कहीं धुआं है, कहीं फॉग है और आपको फोटोग्राफ लेने हैं, तब आप यूज करते हैं इंफ्रारेड रेज। ठीक है। और उसके बाद आई सर्जरी, बहुत सारे मतलब आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है तो आई सर्जरी में भी इंफ्रारेड रेज हेल्प करती है। तो ये थोड़े से मैंने यूज और फ्रीक्वेंसी रेंज और इसका बताया कि किसने इसको डिस्कवर किया है। दिस इज अबाउट इंफ्रारेड रेज। ठीक है, ओके ओके। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट नेचुरली नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी आईज उसको क्या कर सके, सेंस कर सके, जो हमें दिखाई दे, जो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में हमारे हेल्प करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट, उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो आपकी ये कलर्स होते हैं ना जिनको कि आपकी आई सेंस कर सकती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है दैट विल रेंज फ्रॉम 4 into 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 into 10⁻14 हर्ट्ज। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को याद रखना है कि आपका जो विबग्योर है, मींस एक स्पेक्ट्रम है, उसको विबग्योर भी बोलते हैं हम, जो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन लाइट्स करके होता है। तो उस विबग्योर स्पेक्ट्रम का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 4 into 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 into 10⁻14 हर्ट्ज। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये फोटोग्राफी में हेल्प करता है। फिर एस्ट्रोनॉमी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, मींस जो आपकी हेवनली बॉडीज हैं, जो आपके ब्रह्मांड में, जैसे आप फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, तो उनके जो मूवमेंट को अगर आपने ट्रैक करना है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, या तो उसमें भी हम जो लाइट यूज करते हैं दैट इज विजिबल लाइट। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, आपने नाम से सुना होगा, माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू हेल्प टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी आंखों से ना देख सके। तो अगर आपने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में अगर किसी चीज को देखना है तो वो कौन सी लाइट हेल्प करती है, दैट इज विजिबल लाइट। ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। तो इसको जो डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम रिटर इन 1801। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है दैट इज 8 into 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 into 10⁻17 हर्ट्ज। ये आप याद रखेंगे। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसको जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम के पार्ट्स के आपको जो फ्रीक्वेंसी रेंज कौन से
पार्ट को रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में पूछा जाता है। रही बात इसके यूजेस की, तो बर्गलर अलार्म्स, मतलब आपके बहुत सारे थेफ्ट, चोरी से बचने के लिए हम अलार्म सिस्टम का यूज किया जाता है, तो उसमें भी हम जो है अल्ट्रावायलेट रेज को यूज करते हैं। दे प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज लाइक सन, मतलब इनकी जो प्रोडक्शन है वो हॉट बॉडीज द्वारा की जाती है, जैसे सूरज जो है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज का सोर्स है। अब ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज आर नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, आपने नाम सुना होगा ओजोन लेयर। तो इट वॉज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। अब इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू प्रिजर्व फूड स्टफ, मतलब हमने क्या अगर अपने फूड स्टफ को लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है तो उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। आपने देखा होगा कैन में या बड़े सारे, आपको ऐसा होता है कि आपके 6-6 महीने या आपका साल भर के लिए आप फूड को यूज कर सकते हैं खाने के लिए। तो उसको यूज करने के लिए हम उसका किससे ट्रीट करते हैं, पहले अल्ट्रावायलेट रेज टू किल जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। फिर ये आपको पता ही है कि अगर बहुत ज्यादा डोज अगर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज की आपकी आंखों को लग जाए तो इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन आई, मतलब हम बड़ी सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी आंखों के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है। अब ये वाटर प्यूरिफायर्स, आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफायर यूज किए जाते हैं, तो उसमें भी अगर जर्म्स को किल करना है तो हम जो है अल्ट्रावायलेट रेज का ट्रीटमेंट करते हैं। यूज टू चेक मिनरल सैंपल, देखो मिनरल सैंपल्स मतलब आपकी जो मिनरल्स के सोर्स है या फॉर एग्जांपल वाटर का सोर्स है, उसको अगर उसकी प्यूरिटी चेक करनी है तो अगर हम उसमें कोई आपके पास फ्लोरोसेंट मटेरियल है या कोई हार्मफुल चीज है तो शाइनिंग इफेक्ट पैदा करती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से हम जो है वो मिनरल सैंपल्स की चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक कॉल्ड फ्लोरोसेंस। ठीक है, उसी प्रकार जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आपके इंजेक्शंस हैं, सीजर्स हैं, तो अगर इनको आपने यूज करना है तो आप ऐसा नहीं है कि एक बार ही यूज करेंगे, आपको बार बार यूज करना है, लेकिन उसको पहले क्या करना पड़ता है, उसको स्टरलाइज करना पड़ता है। तो स्टरलाइजेशन में भी हेल्प करती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये वाला जो है ये फ्लो चार्ट जो है आपको हेल्प करेगा कि अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में वेरियस क्वेश्चंस का आंसर देने में। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट उसका स्पेक्ट्रम का हिस्सा है वो है एक्सरेज। आपने नाम भी सुना होगा कि हमारा कभी कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हम एक्सरे की हेल्प से उस फ्रैक्चर को चेक करते हैं। तो एक्सरे जो है ये डिस्कवर्ड की गई थी बाय द साइंटिस्ट नेम रॉयंटजन। तो आपने साइंटिस्ट का नाम जरूर याद करना है कि किसने इनको डिस्कवर किया था। रॉयंटजन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज 3 × 10⁻17 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। हम जो है वो धीरे धीरे हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई एनर्जी। तो जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, तो इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर मतलब किसी चीज को पास करना। आपकी बॉडी में एक्सरेज आपका फ्रैक्चर कैसे चेक करते हैं कि आपकी बॉडी की स्किन से वो एक्सरेज कहां जाती है, बॉडी से आर पार क्रॉस करती है, तभी तो पता चलता है कि बोन में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। तो याद रखना, अगर आपको कोई पूछे कि हाई पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, तो अगर एक्सरेज वहां पे आपको दिखे तो एक्सरेज को आपने टिक करना है, क्योंकि ये क्या होता है, दीज आर हाईली एनर्जेटिक रेज। अब नेक्स्ट है कि इसका यूज कहां किया जाता है, तो मैंने बता ही दिया कि सर्जरी, जहां पे हम डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, कि अगर बोन में कोई फ्रैक्चर है तो उसको अगर डिटेक्ट करना है तो हम उस एक्सरेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट रेडियोथेरेपी, कि अगर आपको स्किन डिजीज या मैलिग्नेंट ग्रोथ मतलब कोई टिश्यू है उसका बढ़ रहा है, कोई जो आपकी बॉडी को रिक्वायर नहीं है, या कोई स्किन में कोई इंफेक्शन हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट अगर करवाएंगे तो उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। उनमें भी हम एक्सरेज का यूज करते हैं। उसके बाद अब साइंटिफिक रिसर्च, मतलब साइंटिस्ट इसको कहां कहां यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब अगर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिया है, आपने देखना है उसमें कौन सी एटम का अरेंजमेंट है। जैसे आपने सुना होगा बीसीसी, एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, है ना। तो उसको अगर स्टडी करना है या और किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि वो क्रिस्टल लैटिस में कैसा अरेंजमेंट है, तो वहां पे हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। तो ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि एक्सरेज की प्रॉपर्टीज या उसका यूज क्या क्या है।
ठीक है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का लास्ट जो पार्ट है, जो 7th पार्ट है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, दैट इज गामा रेज। अब एक्सरेज और गामा रेज होती सेम है, लेकिन ओरिजिन के ऊपर फर्क पड़ता है, वो कहां से पैदा होती है। एक्सरेज का जो ओरिजिन है वो होता है एटॉमिक ओरिजिन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, तो वहां पे एक्सरेज निकलती है। लेकिन अगर हमारी रेज न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही है, सिंपल वर्ड्स में कि अगर न्यूक्लियस से बाहर से निकल रही है तो हम उनको एक्सरेज बोलते हैं, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही है बाय द डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो उनको हम बोलते हैं गामा रेज। तो इनका ओरिजिन अगर कोई पूछे तो इट हैज न्यूक्लियर ओरिजिन, मतलब ये कहां से निकलती है, न्यूक्लियस के अंदर से। अंडरस्टैंड। और इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इट इज हाईली एनर्जेटिक, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है 3 into 10⁸ हर्ट्ज टू 5 into 10⁻23 हर्ट्ज, मतलब हाईली एनर्जेटिक या हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है किसका, गामा रेज का। तो ये हाईली एनर्जेटिक है, मैंने बता ही दिया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब ये कहां से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं जो रेडियो एक्टिव रेज, गामा रेज या बीटा रेज को एमिट करती हैं, तो वहां पे जो आपकी जो रेज निकलेंगी वो उनको हम बोलेंगे गामा रेज। अब इसका यूज क्या होता है, तो देखो कैंसर एंड ट्यूमर ट्रीटमेंट, अगर किसी की बॉडी में कोई ट्यूमरस या कैंसरस सेल्स पैदा हो रहे हैं या कैंसर डेवलप हो रहा है, तो कैंसर को खत्म करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम गामा रेज। फिर टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर लॉन्ग टाइम, तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्स रेज का भी यूज होता है, गामा रेज का भी हम यूज कर सकते हैं टू प्रिजर्व फूड स्टफ। उसके बाद टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, कि अगर आपको रिसर्च, जब आप न्यूक्लियस के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो न्यूक्लियस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर रिसर्च में भी गामा रेज हेल्प करती है। और टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, तो उसका स्टडी करने के लिए भी हम गामा रेज का यूज करते हैं टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो कुछ आपके जो लेक्चर थे, ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस चीज का बना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahati Physics Guru.